कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। मानव भी अजीब होता है। कई बार उसकी प्रसिद्धि किसी ऐसे कारण से हो जाती है जिसे वो पसंद नहीं करता, लेकिन लोग उसी रूप में उसे जानते हैं, पसंद करते हैं। पेश है रिचर्ड कॉनेल की अंग्रेजी कहानी द मैन हु कुड इमिटेट ए बी की हिंदी प्रस्तुति नकलची। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इत्मीनान से सुनिए। नकलची। हैरवी डियोस जब 22 साल का हुआ तब उसे पता चला कि वो जिंदगी को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहा था। इस एहसास से अब वो और परेशान हो गया। वो बचपन से ही संजीदा किस्म का बच्चा था। उसके पालन पोषण में आमोद प्रमोद को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। इसके बजाय कर्तव्य के प्रति उसकी समझ विकसित की गई थी। लड़कपन में कंचे का खेल भी वो पूरे शिष्टाचार से खेला करता था। उसने कम उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। वो 7 साल का ही था जब उसने पब्लिक लाइब्रेरी में एनसाइक्लोपीडिया ए टू जेड को पढ़ने की मांग की। लाइब्रेरियन ने टालना चाहा, लेकिन उसने विनम्रता से इसके लिए दृढ़ आग्रह किया। उसे एनसाइक्लोपीडिया को घर ले जाने की अनुमति इस शर्त के साथ मिली कि उसे एक बार में एक ही खंड घर ले जाने की अनुमति होगी। 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने वैज्ञानिक बनने की ठान ली थी। वो एक महान वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वो एक पक्षी वैज्ञानिक बनेगा। पक्षी विज्ञान उसे गरिमामय विषय लगता था। साधारण सी गौरैया को इस विज्ञान में पैसर डोमेस्टिकस और छोटी सी रॉबिन चिड़िया को एरेथिकस रुबेकुला जैसे सम्मानित नाम से जाना जाता था। उसने इस विज्ञान को पढ़ने और समझने में जल्दी ही बहुत प्रगति कर ली। अपने 13वें जन्मदिन पर वो सुबह सुबह अपने घर से निकला और उसने 49 चिड़ियों को देखा और उनके वैज्ञानिक नाम अपनी डायरी में लिखे। इसमें रूबी नाम की हमिंग बर्ड भी थी, जो बॉस्टन के इलाके में आमतौर पर कम ही देखी जाती थी। 15 साल की उम्र में ही उसने एक विशेष लेख लिखा जिसमें कोई कमी निकाली ही नहीं जा सकती थी। इस लेख में उसने पेंगुइन प्रजाति की ग्रेट ऑक चिड़िया के संबंध में लिखा था। उसका मानना था कि पेंगुइन और शुतुरमुर्ग के बीच सावधानी से समागम की एक लंबी प्रक्रिया चलाई जाए तो इस पक्षी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। उसकी इस थ्योरी को एक जर्मन विद्वान ने 70,000 शब्दों का लंबा लेख लिखकर चुनौती दे डाली। हैरवी डियो ने इस चुनौती को ललकारते हुए उससे भी लंबा लेख लिखा और इस आलोचना को ध्वस्त कर दिया। इस लेख ने उस जैसे किशोर को पक्षी विज्ञान की दुनिया में हीरो बना दिया। 17 साल की आयु में विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए ही उसे प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिकों के बीच स्थापित कर दिया गया। नेचर हिस्ट्री म्यूजियम में कीड़ों के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिकों को वो कमतर आंकता था। खासतौर पर आर्म बस्टर पर उसे गुस्सा आता था। वो मधुमक्खियों के ऊपर शोध कर रहा था, पर दिखाता ऐसे था जैसे उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी पर भी कुछ खोज की जा सकती है। जब वो 22 साल का हुआ, उसके साथ एक अजीब सी घटना घट गई। बसंत ऋतु की किसी शाम को मानो प्रकृति ने उसके खिलाफ एक साजिश को अंजाम दिया। उसका दिमाग चिड़ियों की दुनिया से बाहर नई चीजों से संबंध बनाने के लिए मचलने लगा। उसे परेशान करने वाली एक बात पता चली। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी पंखहीन चीज में भी रुचि ले सकता है, उदाहरण के लिए लड़कियों में भी। उसे इस बात की खबर उस दिन हुई जिस दिन वो अनमने ढंग से अपनी माँ के साथ एक टी पार्टी में गया था। वो एक दीवान पर एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की के बाल भूरे रंग के और कटे हुए थे। वो हौले हौले मुस्कुरा रही थी। उसके साथ सहज होने के लिए डियो ने उस लड़की को कीड़े खाने वाली यूरोपीय और अमेरिकी चिड़ियों के अंतर के बारे में समझाना शुरू किया। जब वो ये सब समझा रहा था तब उसे महसूस हुआ कि टी पार्टी उतनी भी उबाऊ नहीं होती जितनी वो सोचता था। उसे उस समय बहुत बुरा लगा जब ये लड़की अचानक उस मोटे से लड़के से मिलने के लिए भागी जो अभी अभी पार्टी में आया था। हैरवी डियो इस लड़के को देखते ही समझ गया था कि इसके अंदर एक छोटी अबाबिल चिड़िया जितना भी दिमाग नहीं है। उसकी चौकन्नी माँ उसके अकेलेपन पर नजर रखे हुए थी। वो अपने बेटे को एक दूसरे कोने की तरफ ले गई जहां एक और लड़की बैठी हुई थी। वहां पर डियो ने लड़की को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की नर बत्तख लून के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि नर लून के पंजों में मादा लून की तुलना में 3 हड्डियां ज्यादा होती हैं। उसने पूरे आत्मविश्वास से इस बारे में बताया क्योंकि पक्षी विज्ञान की यह सबसे नवीन खोज थी।
लेकिन पता नहीं क्या बात थी, 15 मिनट में ही उसे लगने लगा कि लड़की उसकी बातों में रुचि ले ही नहीं रही है। तभी लड़की ने एक्सक्यूज मी ऐसा कहते हुए कुछ बहाना बनाया और चली गई। उसने देखा वो लड़की कमरे के दूसरी तरफ जमा कुछ नौजवानों के ग्रुप की तरफ चली गई जो ठहाके लगा रहे थे। वो उदास आंखों से उसे जाता हुआ देख रहा था। इस ग्रुप के बीच में वही मोटा लड़का था जो कुछ अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। हैरवी डेवी की समझ में नहीं आ रहा था कि विज्ञान की ज्ञानवर्धक बातों की तुलना में उस मोटे लड़के की बातों में ऐसा क्या था जो उसे ज्यादा रोचक बना रहा था। वो अपनी कुर्सी इस झुंड के पास ले गया जहां से वो उस बातचीत को सुन सके। वो मोटा लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, वो अपनी नाक और गले से अजीब तरह की आवाज निकाल रहा था। हैरवी डियो के प्रशिक्षित कान इन आवाजों से चकरा गए। ये एकदम साफ था कि ये किसी चिड़िया की आवाज नहीं थी। इतना तो जाहिर था कि ये किसी जानवर की आवाज ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटा लड़का भी वैज्ञानिक है, शायद जानवरों का वैज्ञानिक हो। हौले हौले मुस्कुराने वाली लड़की ने रहस्य सुलझाया। उसने कमरे के दूसरी तरफ खड़े किसी व्यक्ति को आवाज लगाते हुए कहा, बर्नीस, यहां तो आओ। देखो मिस्टर मुलेट ट्रेनिंग पाई हुई सील मछली की कितनी सुंदर नकल कर रहे हैं। हैरवी डियो को उबकाई सी आने को हो गई। तो ये राज है मिस्टर मुलेट की ताकत का, लोगों को अपनी तरफ खींचने का। हैरवी डियो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपना हैट और छड़ी उठाई और वो बाहर निकल आया। अभी भी उसे वो अजीब सी आवाज और ठहाके सुनाई पड़ रहे थे। अगले दिन उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ी हुई है जो अभी तक चल रही है और जो उसे परेशान कर रही है। काम में उसका दिमाग नहीं लग रहा था। बार बार उसके दिमाग में हल्के हल्के मुस्कुराने वाली लड़की आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो लड़की उसकी बातों में तब तक पूरी रुचि ले रही थी जब तक सील की आवाज निकालने वाला मुलेट नहीं आया था। मुलेट का ध्यान आते ही उसके दांत भींच गए। दोपहर के बाद उसने अपनी मां को यह कहकर आश्चर्य में डाल दिया कि वो भी टी पार्टी में जाएगा। उसकी मां ये सोचकर खुश हो गई कि आखिर डियो की सामाजिक चेतना जागृत हो गई है। वो दोनों ही पार्टी में गए। अपनी गाड़ी में बैठते ही डियो ने अपनी मां से पूछा, ये मिस्टर मुलेट कौन है? जवाब में उसकी मां ने भी पूछा, मिस्टर मुलेट? क्यों, क्या बात है? वो मुलेट परिवार का ही बच्चा है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? डियो ने अपनी मां से फिर सवाल किया, क्या वो जंतु विज्ञान का वैज्ञानिक है? मां के ये कहने पर कि वो तो इंश्योरेंस बेचने का काम करता है, डियो ने कहा कि वो काफी लोकप्रिय लगता है। डियो की मां बोली, अरे कुछ नहीं, उसके पास एक दो जुगाड़ हैं, अपनी इन्हीं चालों से वो दूसरों को प्रभावित कर लेता है। लेकिन मां, मुझसे ये सब चालबाजी नहीं होती। इस पर मां ने जवाब दिया, देखो इसमें कुछ खास नहीं है, वो प्रशिक्षित सील मछली की आवाज की नकल करता है, बच्चों को इसमें मजा आता है, बस उसका बस चले तो वो तो जलती हुई सिगरेट भी मुंह के अंदर डाल दे। डियो ने अपनी मां से पूछा कि क्या सभी को इस तरह की ट्रिक्स आनी चाहिए? इस पर उसकी मां का कहना था कि हाँ, इनका कुछ महत्व तो है। टी पार्टी में हैरवी डियो को हल्के हल्के मुस्कुराने वाली लड़की फिर से मिल गई। उसका नाम मीना लो था। उसे इस बात की खुशी हुई कि मीना तोतों की चोंच के संबंध में उसकी ताजा रिपोर्ट में रुचि ले रही है। अचानक ही वो खड़ी हुई और खुशी से बोली, ओह डियो, कमबख्त मुलेट फिर आ गया, चलो उसके पास चलते हैं। वो सील मछली की आवाज इतनी बढ़िया निकालता है, मजा ही आ जाता है। डियो ने असमंजस में कहा, लेकिन मैं तो सील के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। सील मछली मुझे आकर्षित भी नहीं करती, मेरी रुचि तो पंछियों में है। वो बुझा बुझा सा पार्टी से बाहर निकल आया। मुलेट की आवाज बाहर तक उसका पीछा कर रही थी। वो सील की आवाज निकाल रहा था। उस रात अपने बिस्तर में लेटे हुए हैरवी डियो के मन में दो विचार चल रहे थे। पहला तो यही था कि मिस मीना लो बहुत ही आकर्षक युवती हैं। दूसरा विचार यह था कि केवल अपने पक्षों की चर्चा करके वो मीना को आकर्षित नहीं कर सकता। क्या किया जाए? वो पूरा ध्यान लगाकर इस समस्या पर विचार कर रहा था। वो जिस नतीजे पर पहुंचा था वो उसके लिए अजीब सा था, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा था। उसे भी कोई ट्रिक सीखनी पड़ेगी, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। अपने नतीजे के बारे में सोचकर ही उसे कंपकंपी छूट रही थी, लेकिन यह कहकर उसने अपने को मनाया, अंत भला तो सब भला।
अगले दिन वो सोकर उठा तो उसने अपने सामने खड़ी समस्या पर विज्ञान के सहारे विजय पाने की सोची। उसने अपनी नोटबुक में सावधानी से कई जानवरों के नाम और उनकी आवाजों के बारे में लिखा। इन आवाजों से जितना मनोरंजन हो सकता है इसके बारे में भी उसने टिप्पणी की। उसने कीड़े खाने वाली बड़ी छिपकलियों, भैंस, सांड, कुत्ते और हाथी की आवाज का अध्ययन किया। किसी की आवाज की नकल करना कठिन था तो किसी की आवाज में कोई आकर्षण ही नहीं था। उसने कई स्तनधारी जानवरों की लिस्ट बनाई, लेकिन उनमें से किसी की आवाज भी सील जैसी रोचक नहीं थी। उसको इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं लोग ये न कहने लगें कि उसने नकल की है। वो चिड़ियों की आवाज की नकल करने की हिम्मत न जुटा सका, हालांकि वो इसमें बहुत अच्छा था। वो सोच रहा था कि पक्षी विज्ञान जैसे पवित्र काम में कोई चालबाजी या ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब उसने अपना ध्यान निर्जीव चीजों की तरफ मोड़ा। उसने अपनी लिस्ट में हॉर्न, लकड़ी काटने वाले आरे, इंजन और सैक्सोफोन को जोड़ा। वो कुछ परेशान सा भी इस बारे में सोच ही रहा था कि आर्म बस्टर चिंतित सा उसके कमरे में आया। उसे आर्म बस्टर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मन ही मन सोचता था कि आर्म बस्टर मधुमक्खियों के बारे में रिसर्च कर रहा है और अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता है। हैरवी ने तो उस समय भी विरोध किया था जब आर्म बस्टर को उसके बगल वाली प्रयोगशाला काम करने के लिए दी गई थी। डियो को लगता था कि यह आदमी बिना बात सब जगह अपनी टांग घुसा देता है। आर्म बस्टर ने डियो से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है डियो? डियो के ये पूछने पर कि किसे देखा है, आर्म बस्टर ने बताया कि उसकी रानी भाग गई है। ठंडी सी आवाज में डियो ने कहा कि उसने रानी को नहीं देखा है। वो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है और ये आदमी कमबख्त एक मक्खी को लेकर परेशान है। आर्म बस्टर ने कहा कि अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बताना। डियो के ये कहने पर कि वो जरूर बता देगा, आर्म बस्टर चला गया। हैरवी डियो फिर से अपनी नोटबुक पर झुक गया और उसने लिखा, डेंटिस्ट की इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की आवाज। वो सोच रहा था कि क्या मिस मीना को यह आवाज अच्छी लगेगी। वो दुविधा में पड़ा हुआ था कि अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। खिड़की के शीशे पर एक बड़ी सी मधुमक्खी मंडरा रही थी। डियो ने ध्यान से देखा और उसे सुनने लगा। पहला विचार उसके मन में यही आया कि इसे पकड़कर आर्म बस्टर को वापस कर दिया जाए। उसने मधुमक्खी की तरफ हाथ बढ़ाया। मधुमक्खी ने डियो को छकाते हुए अपना स्थान तेजी से बदला। अचानक डियो के मन में एक विचार कौंधा। उसे लगा कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। वो मधुमक्खी की आवाज की नकल करेगा। उसे पता था कि रानी मधुमक्खी को इस तरह अपने पास रख लेना सही नहीं है, लेकिन उसने रानी को वापस नहीं किया। वो पूरी दोपहर दस्ताने पहने रानी मधुमक्खी के पीछे पड़ा रहा। मक्खी इधर उधर उड़ती रही, भागती रही और भिनभिनाती रही। डियो के होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। मधुमक्खी की इस आवाज के आगे सील मछली की आवाज की क्या कीमत। वो लगातार मधुमक्खी की आवाज का अभ्यास करता रहा। शाम तक उसे लगने लगा कि वो अपनी सीमाओं के बावजूद काफी हद तक सफलता पा चुका है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी नाटकीयता अभी नहीं आ पा रही है और उसे इस नकल की समाप्ति भी अच्छी तरह से करनी चाहिए। मुलेट सील की अपनी आवाज को आखिर में ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ता था और इसका अलग ही प्रभाव पड़ता था। वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। वो हल्के से, तेजी से, जोर से भिनभिनाने की आवाज तो निकाल ले रहा था, लेकिन सही अंत नहीं कर पा रहा था। इस सब के साथ ही उसके दिमाग में एक हिंसक और क्रूर विचार भी जन्म ले रहा था। आमतौर पर वो ऐसा नहीं था, लेकिन प्यार ने उसके दिमाग के कई दूसरे हिस्सों को भी सक्रिय कर दिया था। मीना लो के बारे में विचार करते हुए वो दूसरे विषयों के प्रति संवेदनहीन होता जा रहा था। डियो ने इधर उधर भागती मधुमक्खी को एक कोने में घेर लिया। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में रानी मक्खी को पकड़ लिया। उंगलियों के बीच मक्खी व्याकुल होकर भिनभिना रही थी। उसने मधुमक्खी को उंगलियों से मसल दिया। भिनभिनाती हुई मधुमक्खी ने एक तेज आवाज की और शांत हो गई। वाह, डियो ने सोचा, ये आखिरी आवाज जबरदस्त रहेगी। मरी हुई मक्खी को उसने पिंजड़े में बंद चिड़िया को खिला दिया। घर वापस जाते हुए उसे आर्म बस्टर मिला, जो अपनी रानी मधुमक्खी को परेशान होकर ढूंढ रहा था। डियो ने उससे कुछ भी नहीं कहा।
अपने कमरे में पहुंचकर डियो लगातार अभ्यास करता रहा। उसके कमरे से एक ही आवाज गूंज रही थी, देर तक अभ्यास के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसने काफी हद तक सफलता पा ली है। उसकी मां आवाजें सुनकर उसके कमरे पर आई और उसने पूछा कि डियो की तबीयत तो ठीक है। उसने अपनी मां से कहा, मां जरा सुनो। उसकी मां बोली, मधुमक्खी कहां से तुम्हारे कमरे में आ गई? डियो ने खुशी खुशी अपनी मां को बताया कि वही मधुमक्खी की आवाज निकाल रहा है। अगले दिन तो उसकी मां उसके प्रदर्शन से और प्रभावित हो गई। डियो ने अपनी मां से कहा कि वो जितना जल्दी हो सके टी पार्टी में उसे अपने साथ ले जाएं। उसे जल्दी ही मौका भी मिल गया। उसने बैठने की योजना वैज्ञानिक तरीके से बनाई। उसने देखा कि मिस लो खिड़की के पास एक किनारे पर बैठी हुई हैं। जैसे ही मिस लो ने अपनी चाय समाप्त की, डियो उसके पास पहुंच गया और बोला, मिस लो जरा मुझे तो सुनो। उसने मधुमक्खी की आवाज निकालते हुए खिड़की के शीशे में एक काल्पनिक मधुमक्खी को पकड़ने का अभिनय किया, जिसे उसने आखिर में पकड़ ही लिया। मिस लो आश्चर्य से चिल्लाई, अरे ये तो मधुमक्खी है। उसने पूछा, कहाँ है? मिस लो बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, हाँ यहां तो कोई भी नहीं है। क्या तुम ये आवाज निकाल रहे थे? सच में? एक बार फिर से निकालो। उसने फिर से मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज निकाली। मिस लो खुशी से ताली बजाने लगी। वो चिल्लाई, ओह मिस्टर डियो, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे और लोगों को भी बुलाने दीजिए। थोड़ी ही देर में सब लोग उसे घेर कर बैठ गए। वो मधुमक्खी की आवाज निकाल रहा था। चारों तरफ जमा लोग डियो से बार बार मधुमक्खी की आवाज सुनाने की मांग कर रहे थे और वो सुना भी रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो पहली बार लोकप्रिय होने का स्वाद चख रहा था। जो लोग बाद में पार्टी में पहुंचे थे उन्हें भी डियो के बारे में बताया गया और एक बार फिर डियो ने मधुमक्खी की आवाज निकाली। हैरवी डियो को अब सब लोग पहचानने लगे थे। उसे घरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, टी पार्टियों में बुलाया जाने लगा। उसे मिस लो की निगाहों में अब आकर्षण और अपने प्रति रुचि दिखाई देने लगी थी। प्रोफेसर मुर्गेटॉयट के घर पर आयोजित एक पार्टी में उसे बुलाया गया। वो कुछ देर से पहुंचा, लेकिन उसे देखते ही सब खुश हो गए। सबने उससे मधुमक्खी की आवाज के लिए आग्रह किया और उसने सबका मन रखा। उसे एक कोने में चुपचाप अकेले बैठा मुलेट भी दिखाई दिया, लेकिन अब सबके आकर्षण का केंद्र बदल चुका था। मुलेट ने सील की आवाज भी निकाली, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। डियो ने विजयी मुस्कान के साथ मुलेट की ओर देखा। पार्टी के बाद डियो काफी देर तक मीना लो के साथ गपशप करता रहा। मीना के अनुरोध पर उसने 2-3 बार मधुमक्खी की आवाज फिर से निकाली। 3-4 दिन बाद डियो मीना लो के घर पहुंचा। मीना के छोटे भाइयों को कई बार मधुमक्खी की आवाज सुनाने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें सोने के लिए भेजा गया। उस दिन कम से कम 7-8 बार उसने मधुमक्खी की आवाज निकाली। अब वो इस काम में माहिर हो गया था। वो एक बार में 4-5 मिनट तक मधुमक्खी की आवाज निकाल सकता था। वो ऐसा दिखाता जैसे मधुमक्खी खिड़की पर बैठ गई है, लैंप के अंदर चली गई है, कभी पियानो के ऊपर बैठी है या छोटे लड़के की पैंट में घुस गई है। जब मीना के भाई सोने चले गए और वो दोनों अकेले रह गए, तब डियो ने एक बार फिर से मधुमक्खी की आवाज निकाली। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे मधुमक्खी मीना के भूरे कटे हुए बालों में फंस गई है और वो उसे निकाल रहा है। अचानक से उसने मीना को चूम लिया। अगले शुक्रवार को उनकी सगाई की घोषणा की गई। इसकी सूचना अखबार में छपी, जो हैरवी डियो को अच्छी नहीं लगी। सूचना में उसके बारे में लिखा गया था, मिस्टर हैरवी डियो को सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो एक वैज्ञानिक हैं और मधुमक्खी की आवाज की नकल करने के कारण उनकी बहुत प्रसिद्धि है। डियो को ऐसा महसूस हुआ कि इस नोटिस में कुछ महत्वपूर्ण बात छूट गई है। वो चाहता था कि ऐसा भी उल्लेख होना चाहिए कि उसने कोयल के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है और उसे इसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। उसकी इस उपलब्धि के कारण ही उसे पक्षियों के संग्रहालय का मुख्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसने ये कहकर अपने को बहलाया कि अखबारों में सब कुछ थोड़े ही छप सकता है, उनके पास छापने के लिए इतनी जगह भी तो नहीं होती। हैरवी डियो और उसके मंगेतर को अब सब लोग जानने लगे थे।
जिस पार्टी में डियो मधुमक्खी की नकल नहीं करता था उस पार्टी को बेकार माना जाता था। वो अक्सर इस बात पर खुद को बधाई देता कि विज्ञान का आदमी होते हुए भी वो अब जानने लगा था कि कब गंभीर होना है और कब नहीं। अगस्त में उनका विवाह हो गया। विवाह में उपहार के रूप में कम से कम 17 मित्रों ने मधुमक्खी को याद रखा। तांबे की, चांदी की, तो किसी ने सोने की बनी हुई मधुमक्खी भेजी। संग्रहालय के मित्रों ने तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति वाला आकर्षक पीतल का स्टैंड दिया। अपने हनीमून से वापस आने के बाद हैरवी डियो ने संग्रहालय में अपना पूरा समय पक्षियों के अध्ययन को देना शुरू कर दिया। वो एक प्रथम श्रेणी का पक्षी विज्ञानी था और उसे बहुत कुछ करना था, लेकिन शादी के बाद अपने लक्ष्य को पाने में उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार उसकी मांग बनी रहती। उसकी पत्नी मीना को पार्टियों में जाना, नाच गाना और इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि थी, इसलिए उसे अपने मुख्य काम के लिए कम समय मिल पा रहा था। अपने सामाजिक जीवन को वो कैसे टाल सकता था? वो अपने को आश्वस्त करता और कहता कि महान वैज्ञानिकों का भी मानवीय पक्ष तो होता ही है। अपनी पत्नी के साथ वो जहां भी जाता, चाहे वो टी पार्टी हो, संगीत हो, क्लब हो, उससे मधुमक्खी की आवाज की नकल करने के लिए जरूर कहा जाता। शायद ही शहर में कोई ऐसा आदमी होगा जिसने देर सवेर डियो को मधुमक्खी की भिनभिनाहट की शानदार नकल करते हुए न सुना हो। वो प्रसिद्ध हो गया था। अब उसकी शादी के कई साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन वो जब घर पहुंचा तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग, आज रात मैं प्रोफेसर श्वीबल से मिल रहा हूं। आज ही वो शहर में आए हैं। सोचो कितना बड़ा आदमी है, कार्ल हम्पर्टनिक श्वीबल। मीना ने उदासीन आवाज में कहा, श्वीबल? डियो बोला, अरे तुम श्वीबल को नहीं जानती? उसकी पत्नी के यह कहने पर कि वो श्वीबल को नहीं जानती, डियो ने उसे बताया कि दर्जनों बार उसने श्वीबल के बारे में उसे बताया है। जमाई लेते हुए मीना ने कहा, अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि ये किसी चिड़िया का नाम है। डियो ने कहा, श्वीबल इस दुनिया का बहुत महान आदमी है। पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि आज श्वीबल और डियो हाथ मिलाएंगे। उन्हें मेरे काम के बारे में जरूर मालूम होगा। वो ऑक के मेरे शोध और कोयल की मेरी किताब के बारे में जरूर जानते होंगे। वो इतना उत्साहित था कि अपनी टाई भी ढंग से नहीं बांध पा रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, श्वीबल, महान श्वीबल, मैं अपनी पूरी जिंदगी श्वीबल से मिलना चाहता था। वो बिल्कुल सही समय पर आ रहे हैं। आजकल बुलफिंच पर मेरे शोध पत्र की जगह जगह चर्चा हो रही है। डियो की पत्नी फिर उदासीन सी आवाज में बोली, अपने गमबूट पहनना मत भूलना। करीब आधे घंटे के बाद यूनिवर्सिटी क्लब में हैरवी डियो का परिचय महान पक्षी विज्ञानी प्रोफेसर श्वीबल से कराया जा रहा था। वो बोले, डॉक्टर डियो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। सम्मान पाने और इसकी खुशी से डियो का चेहरा चमकने लगा। वो बोला, क्या आपने सही में मेरे बारे में सुना है? प्रोफेसर श्वीबल बहुत उत्साह से बोले, अरे आपको कौन नहीं जानता, आप ही तो बी मैन हैं, महान मधुमक्खी मानव। डियो ये सुनकर सन्न रह गया और बोला, मैं मधुमक्खी मानव? नहीं 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 नहीं। प्रोफेसर हंसते हुए बोले, माफ कीजिए, इतना विनम्र बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको कौन नहीं जानता? आप ही तो हैरवी डियो हैं जो मधुमक्खी की आवाज की नकल करते हैं। डियो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कहना चाह रहा था कि वो पक्षी वैज्ञानी है। तब तक कई वैज्ञानिक उसके चारों तरफ जमा हो गए। वो डियो से आग्रह करने लगे कि प्रोफेसर श्वीबल के लिए मधुमक्खी की आवाज की नकल करके दिखा दो। डियो गुस्से से अपने होंठ चबा रहा था। प्रोफेसर श्वीबल बोले, ऐसी ही आवाज है ना? डियो ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी आवाज नहीं है। वो आवाज इस तरह से है। प्रोफेसर श्वीबल खुशी से चिल्ला रहे थे, क्या कहने डियो, आप तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपको तो स्टेज पर कार्यक्रम देने चाहिए। वाह, आप बहुत बढ़िया कॉमेडियन हैं। हैरवी डियो कुछ बोल नहीं पा रहा था। प्रोफेसर श्वीबल जिस लहजे में उससे बातचीत कर रहे थे उसे वो समझ आ रहा था। ये वही लहजा था जिसमें एक सामान्य आदमी से कोई वैज्ञानिक बात करता है। प्रोफेसर श्वीबल ने कहा, डियो, क्या आप कभी चिड़ियों में भी रुचि लेते हैं?
कई चिड़िया इस तरह की हैं जिनकी नकल आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कर सकता है। हैरवी डियो को उस रात डिनर में कोई मजा नहीं आया। सुबह होते ही डियो फिर से अपने काम में जुट गया। कई घंटे तक पक्षियों के ऊपर काम करते हुए वो थक गया। आंखें बंद करके वो कुछ देर बैठा तो उसके दिमाग में वही शब्द फिर से आने लगे, मधुमक्खी मानव, बी मैन। वो सोच रहा था कि वो इनको दिखा देगा कि वो सच में क्या है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामाजिक जीवन से कदम वापस खींच लेना इतना आसान नहीं होता। मधुमक्खियों की इतनी सुंदर नकल करने की उसकी प्रतिभा को इतने सम्मान से देखा जाता था कि उसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों में जाना जरूरत बन गया था। उससे मधुमक्खी की नकल करने के लिए कहा जाता और वो करता भी था। मीना की मुस्कुराहट में अब पहले वाली बात नहीं रही थी। वो डियो के साथ न जाने के बहाने अक्सर ढूंढ लेती थी, लेकिन वो मीना से कहता कि उसका कर्तव्य है और मजबूरी में वो उसके साथ जाती। उसकी उम्र करीब 40 साल की रही होगी जब वो विश्व पक्षी कांग्रेस के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने न्यूयॉर्क गया था। उसने महीनों लगकर एक शोध पत्र तैयार किया था। उसका विश्वास था कि यह शोध पत्र उसे विज्ञान की दुनिया में सबसे ऊपर बैठे वैज्ञानिकों में जगह दे देगा। शुइबल जैसों को अब कोई पूछेगा भी नहीं। यह शोध पत्र उसने तीतर की मानसिक आदतों पर तैयार किया था। शोध पत्र पढ़ने के लिए वो जैसे ही नियत स्थान पर पहुंचा, पिछली कुर्सियों पर बैठे नए पक्षी विज्ञानियों में से कोई चिल्लाया, तीतर को छोड़ो, मधुमक्खी की बात करो। दूसरे कई वैज्ञानिकों ने भी ये बात दोहराई। सारे हॉल में ये आवाजें उठने लगी। सभी पक्षी वैज्ञानिक एक साथ चिल्लाने लगे, वी वॉन्ट बी, वी वॉन्ट बी। निराशा में उसने मेजपोश को कसकर पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाकर मना करना चाहता था, लेकिन आदत की विजय हुई। हॉल में बैठे सब पक्षी विज्ञानी चिल्लाने लगे, इससे मजेदार आदमी हो ही नहीं सकता, क्या बात है, क्या बात है। डियो चाहता ही नहीं था कि उसे इस तरह से याद किया जाए, लेकिन उसकी प्रसिद्धि अब इसी रूप में थी। वो अपने शहर वापस लौट आया। उसके घर में खामोशी छाई हुई थी। उसे अपनी मेज पर एक नोट रखा हुआ मिला जिसमें लिखा था, प्रिय हैरवी, मैं बच्चों को लेकर अपने माँ के साथ रहने जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक मधुमक्खी के साथ नहीं रह सकती। अब अगर मैंने एक बार भी तुम्हें भिन भिनाते हुए सुन लिया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। अपने गम बूट पहनना मत भूलना, मीना। वो घर से बाहर निकल आया। उसने जानबूझकर गम बूट नहीं पहने। बारिश हुई थी और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ था। 7 बजे लोग उसे अस्पताल ले गए। उसे गंभीर इन्फ्लुएंजा हुआ था। सुबह सुबह एक नर्स अखबार रख गई। अखबार की एक खबर पर उसकी नजर गई। अखबार में छपा था, हैरवी डियो गंभीर रूप से बीमार हैं और सेंट पॉल अस्पताल में हैं। डियो वही आदमी है जो मधुमक्खी की बेहतरीन नकल बनाता है। डियो के हाथों से अखबार छूट गया और वो अपने तकिए में धंस गया। जब डॉक्टर आया तो उसने देखा कि वो एक टक छत की तरफ देख रहा है। डॉक्टर उसे देखकर शायद समझ गया था कि हैरवी डियो अब ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मरीज को एकदम चुपचाप देखकर डॉक्टर उसे उत्साहित करने के लिए बोला, तो आप मधुमक्खी के बारे में सोच रहे हैं? डियो ने जवाब दिया, नहीं, मैं मधुमक्खियों के बारे में नहीं सोच रहा हूं। डॉक्टर ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप तो डियो हैं, प्रसिद्ध मधुमक्खी मानव, द बी मैन। हैरवी डियो पूरी ताकत जुटाकर कहना चाहता था कि वो मधुमक्खी मानव नहीं है बल्कि पक्षी मानव है, लेकिन उसके मुंह से आवाज भी ना निकल सकी। मिलनसार डॉक्टर ने डियो से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरे लिए भी एक बार आप मधुमक्खी की नकल नहीं करोगे? डियो पूरी ताकत से कहना चाह रहा था कि नहीं, कभी भी नहीं। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके जोर लगाते हुए उसने कहा, वो आवाज कुछ इस तरह की है। नकलची। अभी आपने रिचर्ड कॉनेल की अंग्रेजी कहानी द मैन हु कुड इमिटेट ए बी की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। लेखक और कहानी के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।